Morning everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to share your video about transport and excretion. In this video we will discuss about transport and excretion, how digested materials are reaches to our different body parts, and how waste materials from our body removed away. Alright, so in previous chapter we had discussed about digestion, and digestion included 5 main steps. First one was ingestion, second digestion, third absorption, fourth assimilation, and fifth was in excretion. Alright, so in transport we will discuss first transport in plants, after that we will discuss transport in animals. So आपको पता है कि जो भी हम फूड खाते हैं, फूड हमारी बॉडी में एंटर करता है और वो फूड हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में हर सेल तक पहुंचता है। तो ऑक्सीजन भी हमारी, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी में एंटर करता है और ऑक्सीजन भी हमारे सारे सेल तक पहुंचता है। अगर दूसरी बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में या वेस्ट मटेरियल जो है हमारी बॉडी सेल्स में जो फॉर्म्ड होते हैं, उन वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से रिमूव करना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल काफ़ी टाइम तक अगर वो स्टे करेंगे तो उससे हमारी बॉडी में वो तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी में, और किस तरह से कोई ऑर्गेनिजम्स अपने वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट करता है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। जैसे अपने जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, तो प्लांट्स की रूट मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, और ये सारे वाटर मिनरल्स प्लांट की लीव्स तक पहुंचते हैं थ्रू अ सिस्टम ऑफ पाइप, and these pipes which run through every part of a plant are formed by a special tissue called xylem. तो हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, मिनरल एब्जॉर्ब करती हैं और उनको लीव्स तक पहुंचाती हैं, और इनको पहुंचाने का काम जो है एक स्पेशल टिश्यूज़ की पाइप्स का नेटवर्क्स बना होता है प्लांट की बॉडी के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड जाइलम। ऑलराइट, तो जाइलम क्या है? जाइलम हमारा प्लांट में पाइप का नेटवर्क होता है जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ऑलराइट, सो जाइलम का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ जाइलम इज़ टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स अप द प्लांट। Alright, the function of the xylem is to transport water and minerals up the plant. Xylem का फंक्शन वाटर एंड मिनरल्स को प्लांट के ऊपर तक पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक, देन अ कंडीशन अकर्स दैट इज ऑस्मोसिस। What is osmosis? A question arises in your mind that how root absorbs water and minerals, है ना, कि रूट्स जो है वो किस तरह से वाटर को एब्जॉर्ब करती होंगी, किस तरह से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती होंगी। सो देयर इज़ अ प्रोसेस अकर्स दैट इज़ ऑस्मोसिस। ऑलराइट, तो रूट में टाइनी रूट हेयर्स होते हैं, और ये रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल, मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। ऑलराइट, तो हमारी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अदर सेल्स की तरह हम इनकी बॉडी भी बनी होती है। हमारी जो सेल्स होती हैं स्टूडेंट्स, तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या होती है? ऑस्मोसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच थिंग्स passes from a region of high concentration to a region of low concentration. मीन्स जब हम रूट हेयर्स जो होती हैं उनके आसपास जो वाटर सॉल्यूशंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो रूट हेयर्स के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि वाटर में कंसंट्रेशन हाई होता है और रूट के अंदर कंसंट्रेशन लो होता है। तो हाई कंसंट्रेशन से सारे मिनरल्स, सारे मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन की तरफ एंटर करते हैं, और वो तब तक एंटर करते रहेंगे जब तक दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम रूट हेयर ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके घर में हम रेजिन्स को
है ना, हम रेजिन्स को रात भर सोक करते हैं वाटर को। रेजिन्स मीन्स किशमिश को अगर हम सोक करेंगे वाटर में तो अगर नेक्स्ट डे हम उसको देखते हैं तो वो स्वेल हो जाती है। स्वेल क्यों होती है? क्योंकि रेजिन्स के अंदर का जो कंसंट्रेशन होता है वो हाई है, वाटर का कंसंट्रेशन इस कंडीशन में लो होगा, ठीक, क्योंकि किशमिश जो है उसके अंदर शुगर सॉल्यूशन भरा होता है और बाहर वाटर है, ठीक। तो वाटर उस किशमिश के, उस रेजिन्स के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू कर जाएंगे और इस तरह से ऑस्मोसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ऑलराइट, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मीन्स कि जो सॉल्यूशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर दैट मूव्स अप फ्रॉम द रूट टू द लीव्स इज कॉल्ड सैप। मतलब जिस कंडीशन से, जिस तरह से जो सॉल्यूशन, मिनरल्स के सॉल्यूशंस हैं, वाटर हैं, वो रूट से लीव्स तक पहुंचते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सैप कहते हैं। अब सैप अपवर्ड मोशन करता है, स्टेम्स के थ्रू वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बेसिस पे सैप मूव अपवर्ड मोशन करता है। और यहाँ पे दो फोर्सेस लगते हैं। फर्स्ट वन इज़ पुश या पुल, मतलब पुश और पुल का काम है कि ये हेल्प टू पम्प द सैप को ऊपर खींचने में हेल्प करता है। अब वाटर, जिस तरह से कंडीशन होगी कि अगर हमारी प्लांट्स है उसकी बॉडी में वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इस कंडीशन में प्लांट को वाटर एक्सक्रीट भी करना होगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक। द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट produces a push, but a much stronger force is pull produced by transpiration. It is the process by which a plant loses water through the stomata on its leaves. आपने कभी देखा होगा कि जो लीव्स होती हैं, प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, उन पर वाटर ड्रॉप्स होते हैं और वो वाटर ड्रॉप्स इसलिए होते हैं कि अगर प्लांट की बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसे अपने वाटर को रिमूव करना होगा और वो रिमूव करेगा थ्रू द लीव्स, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में स्वेटिंग होती है, हमें पसीना होता है, तो इस तरह से ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में होता है। ऑलराइट, और नेक्स्ट प्रोसेस, हमने ये तो पढ़ लिया कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का, ठीक है। तो इन प्लांट वाटर एंड सॉल्यूशन ऑफ मिनरल्स ट्रांसपोर्ट बाय जाइलम, ठीक। अब फूड का जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उस टिश्यूज़, उस पाइप्स के टिश्यूज़ को हम फ्लोएम कहते हैं, ठीक है। तो फ्लोएम कैरीज फूड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। ऑलराइट, व्हेन एक्स्ट्रा, ठीक है। तो फूड जो लीव्स प्रिपेयर करती हैं, डू यू नो लीव्स इज़ कॉल्ड एज किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि वहीं पे फूड का प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑलराइट, तो फ्लोएम जो है वो ऐसी टिश्यूज़ हैं जो फूड को ट्रांसपोर्ट करती हैं वन पार्ट टू अदर पार्ट। और जाइलम क्या है? जाइलम ऐसी सेट ऑफ पाइप्स हैं, ऐसी टिश्यूज़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ वाटर और मिनरल्स को कैरी करती हैं या ट्रांसपोर्ट करती हैं। नाउ वी विल डिस्कस सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स हमारे हायर एनिमल्स में देखा जाए या वर्टिब्रेट्स में देखें तो हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टेड फूड है, गैस है, वेस्ट मटेरियल्स है, वो हमारी बॉडी में कैरिड आउट होते हैं। और किससे कौन कैरी करता है उन्हें? ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी में सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। ब्लड एक ट्यूब्स के नेटवर्क में फ्लो करता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लड वेसल्स, एंड इट इज़ पम्प्ड टू एवरी पार्ट ऑफ द एनिमल बाय हार्ट। और हमारे एनिमल में हर पार्ट तक, हर ऑर्गन तक ब्लड को पंप कौन करता है? हार्ट। ऑलराइट, तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें दो ऑर्गन्स, मेन ऑर्गन्स होते हैं। दैट वन, फर्स्ट वन इज़ हार्ट, सेकेंड वन इज़ ब्लड वेसल्स, एंड थर्ड जो हमारा आ जाएगा, वो थर्ड भी आएगा, दैट इज़ ब्लड। ओके, सो हम पहले ब्लड को स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज़ ब्लड? Blood is nothing but it is a fluid tissue. It consists 3 types of cells. First one is RBC, that is our red blood cells. Second one is white blood cells, and third is platelets. And these cells floating in a liquid called plasma.
मतलब ब्लड में क्या होगा कि जो लिक्विड है, लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और उस प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स डिज़ोल्व होती हैं। अडल्ट मेल में अगर अडल्ट मेल 70 kg का उसका वेट है तो उसके बॉडी में 5.5 लीटर ऑफ ब्लड होगा, ठीक है। देन प्लाज्मा एक यह पेल येलो लिक्विड होगा दैट इज़ कंटेनिंग अबाउट 90% वाटर एंड इन ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अगर हम इसको प्लाज्मा से अगर हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी अगर हटा दें तो वो प्लाज्मा जो होगा हमें किस कलर का दिखेगा, पेल येलो कलर का दिखेगा, ठीक है। तो प्लाज्मा में क्या क्या होगा, 90% वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, डाइजेस्टेड फूड होगा, एंजाइम्स, गैसेस, ब्लड प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंसेस। देन आर रेड ब्लड सेल्स, RBCs, this is the structure of RBC. It looks like disc. Let's talk about red blood cells. So red blood cells look like discs. इसका स्ट्रक्चर जो है, ये आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो एक डिस्क की तरह होता है, और इन्हें हम अगर स्मॉल ब्लड वेसल से हम स्क्वीज़ आउट भी कर सकते हैं, इसको बाहर निकाल भी सकते हैं। और हमारे ब्लड का कलर जो है दैट इज़ रेड, है ना, एंड इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट दैट इज़ नोन एज हीमोग्लोबिन। तो हमारी ब्लड का जो कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि हमारे रेड आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटीन दैट इज़ प्रेजेंट इन आरबीसी। हीमोग्लोबिन combines with oxygen and helps to transport it from the lungs to the cells. Alright, RBCs are made in the bone marrow and its lifespan for about 120 days. RBC का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्क लाइक होता है और इसे हम ब्लड वेसल से बाहर निकाल भी सकते हैं। इसका कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाई जाती है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, और ऑक्सीजन हमारे बॉडी में सेल्स में कहाँ से आएंगी, थ्रू द लंग्स। ऑलराइट, और आरबीसी का फॉर्मेशन जो है वो बोन मैरो में होता है एंड इट इज़ एक आरबीसी जो है वो 120 डेज तक जिंदा रह सकती है। Then we will talk about white blood cells. The main function of white blood cell is to defend the body against infection. ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर आपकी बॉडी में डेली हंड्रेड्स ऑफ जर्म्स एंटर करते हैं, बट आप डेली बीमार नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में पहले से ही एक इम्यून सिस्टम प्रेजेंट है ना। जैसे अगर हमें कभी फीवर हो जाए या कफ हो या हल्की फुल्की अगर हम बीमार हो जाएं तो हम एंटीबायोटिक लेते हैं। एंटीबायोटिक इसलिए लेते हैं ताकि हम ठीक हो जाए। तो हमारी बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज़ कुछ प्रेजेंट होती हैं और वो एंटीबॉडीज़ का काम कौन करता है? वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स हम बहुत सारी इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ WBC प्रेजेंस होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, उनका लाइफ स्पैन डिफरेंट होता है। तो वो कुछ जो होंगे वो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करते हैं और उन्हें इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अमीबा अपना फूड इंजेस्ट करता है, वैसे ही WBC हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंजेस्ट करते हैं और कुछ अपना कोई ऐसे सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, कुछ WBC ऐसे सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जिससे हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन वो पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और वो खुद ही मूव इधर से उधर होते रहते हैं, उनको भी हम ब्लड वेसल से स्क्वीज़ कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट वन इज़ प्लेटलेट्स जैसे आरबीसी है वो भी बोन मैरो में, आरबीसी जैसे बोन मैरो में बनता है वैसे ही प्लेटलेट्स भी बोन मैरो में ही बनते हैं, लेकिन वो प्लेटलेट्स आरबीसी से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और इनका लाइफ स्पैन भी 10 डेज तक का होता है। इनका मेन काम जो है उनको क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करना। जब भी हमें चोट लगती है, जब भी हम इंजर्ड होते हैं तो हमारी ब्लीडिंग होती है। जब ब्लीडिंग कंडीशन कुछ टाइम बाद वो स्टॉप हो जाती है। क्यों स्टॉप हो जाती है? क्योंकि वहाँ पे हमारे प्लेटलेट्स क्लॉट कर जाते हैं और इस तरह से ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो प्लेटलेट्स हेल्प्स इन
क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और अगर क्लॉटिंग नहीं होगी हमारे ब्लड की तो हमारा ब्लड जो है वो ब्लीडिंग करता रहेगा और हमारी डेथ भी हो सकती है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज़ ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो जो सिस्टम हमारी बॉडी में जैसे जिस पाइप्स के थ्रू ब्लड्स फ्लो करते हैं हमारी पूरी बॉडी में, उनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज का काम है वो ब्लड को हार्ट टू वेरियस पार्ट तक कैरी करता है, मतलब आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड कैरी करते हैं आर्टरीज। और वीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी से ब्लड को हार्ट तक लेकर जाते हैं। ठीक,